नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं जनजातियों के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत पार्ट 9, जिसमें हम सरगुजा संभाग के सभी महत्वपूर्ण जनजातियों को देखेंगे। अभी तक हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी और 3 महत्वपूर्ण जनजाति जिसमें गोंड, कंवर और उरांव जनजाति को देखा है बहुत ही विस्तार से। तो आज हम जो बची हुई जनजाति हैं उनको वर्गीकृत करके आगे जो बचे हैं उनको किस प्रकार से देखेंगे, चलिए देखते हैं। वीडियो को और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप अन्य सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आप हमें अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर या इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे या आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक हमने देखा जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उसको तो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो बची हुई जनजातियाँ हैं, क्योंकि बहुत अधिक की जनजातियाँ हैं, सभी को एक जैसा समय दे पाना संभव नहीं है। तो जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर और जिसमें जितना हमें समय देना है उसके आधार पर हम आगे की जनजातियों को देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने क्या वाले हैं इसको समझ लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि सभी जनजातियों को जैसे देख रहे थे, तो जो बची हुई जनजातियाँ हैं उनको उनके निवास स्थान के आधार पर या पाए जाने वाले बहुलता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है हमने। एक तो है सरगुजा संभाग की जनजातियाँ, जिनकी बहुलता क्या है, सरगुजा संभाग में अधिक है। दूसरे हैं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग की जनजातियाँ, इनकी बहुलता यहाँ पर अधिक होगी। उसके अलावा जो तीसरा है बस्तर संभाग की जनजातियाँ, इनकी बहुलता बस्तर संभाग में अधिक होगी। तो 3 भागों में हमने इसको वर्गीकृत कर दिया है और इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उसको हम सिलसिलेवार देखेंगे। और आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या अन्य कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। इससे बाहर के क्वेश्चन या इससे अधिक डीप नहीं पूछा जाता। तो आपको बस कुछ नहीं, अंत तक बने रहना है, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे नहीं तो बहुत सारी चीज़ क्या है स्किप कर देखते हैं तो हम मिस कर देते हैं। तो आराम से बैठे रहिए, पूरा एकदम आपको किसी प्रकार की ना तो बोरियत होगी ना ही आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए मेरे साथ और शांति से धैर्य बना के रखिए। आज का जो वीडियो है, अब मेरा पूरा प्रयास है और हमारे चैनल के सभी मेंबर को पूरा प्रयास है कि हम अच्छा से अच्छा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करें और जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाली जो जनजातियाँ हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं। पहला कोरवा हो गया। कोरवा के अंतर्गत जो जनजातियाँ आती हैं, 2 इसकी उपजातियाँ हैं, इसको हम देख चुके हैं। उसके बाद दूसरी है आपकी खड़िया जनजाति, तीसरी है खैरवार, चौथी भुइहर या भूमिया, 5वीं माझी, 6वीं है मछवार, 7वां है मुंडा, 8वीं है नगेसिया, 9 नंबर पे है पंडो जनजाति। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, पंडो या पांडु लिखा गया है। उसके बाद 10वीं है बिहार जनजाति। इसके अंतर्गत हम सभी को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली जनजाति से, क्योंकि हमने कोरवा जनजाति को पहले देख लिया है इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। अगर कोरवा जनजाति को जिनको पढ़ना है, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे खड़िया जनजाति से। खड़िया जनजाति के अंतर्गत हम देखेंगे, इसको खड़िया या फिर खरिया जनजाति कहा जाता है। निवास स्थान देखें तो
जसपुर, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण अधिक है। उत्पत्ति के बारे में जो लोक कथाएँ, दंत कथाएँ प्रचलित रहती हैं, समाज में जो कथाएँ प्रचलित रहती हैं, देखिए एग्ज़ाम में इस तरीके से कथाएँ तो नहीं आती हैं। इसका बताने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि हम कहानी सुने रहते हैं किसी भी जनजाति के बारे में या इस चीज़ के बारे में। पहले भी मैंने एक बार चर्चा किया था कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है। तो हम उसके बारे में जो जानकारी है वो थोड़ा बृहद होता है और हमारे माइंड में वो छप जाता है और लंबे समय तक हम उसको भूलते भी नहीं हैं। तो इसको कहानी को बताने की उत्पत्ति के संदर्भ में जितनी भी कथाएं हम देखते हैं, सभी जनजाति में, इसके पहले जितने भी जनजाति हमने देखा है उसमें हमने सभी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी लोक कथा या दंत कथा प्रचलित है उसको हमने देखा है और आगे भी हम इसको देखेंगे। इसको देखने का केवल एक ही फ़ायदा है, क्योंकि हमको एक स्टोरी मिल जाता है और जो आगे फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमको कहानी सुनने में सभी को अच्छा भी लगता है और जो कहना चाहिए कि जो जनजाति को पढ़ने के लिए सभी के मन में एक रहता है कि यार बहुत तो बोरिंग सब्जेक्ट है, और वास्तव में लगता भी है, तो वो चीज़ बोरियत दूर हो जाता है। तो ये इसको बताने का मेरा पर्पस यही है। इस टाइप का कहानी तो एग्ज़ाम में फ़िलहाल नहीं पूछा जाएगा, बस ये आगे के फैक्ट को आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा, है ना। तो आप अपने नोट्स में चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, सीधा आके जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट्स में मेंशन कीजिएगा, चाहे तो लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो देखिए, खड़िया या खड़िया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में जो भी लोक कथाएँ हैं प्रचलित है उसको हम समझते हैं। पहले हुआ क्या कि जो खड़िया के पूर्वज थे, खड़िया जनजाति के पूर्वज और नागवंशी मुंडा और खड़िया के पूर्वज, ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों सगे भाई थे और इनका जो निवास स्थान था ये छोटा नागपुर का क्षेत्र था। तो इसमें हुआ क्या कि एक बार ये दोनों भाई यात्रा करने के लिए निकले और आते आते छोटे नागपुर क्षेत्र की इधर नीचे साइड आ गए। तो दोनों भाई को देख करके यहाँ पर जो राजा थे उन्होंने छोटे भाई को देखा और उसको पसंद कर लिया और कहा कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। वहाँ का जो राजा था उन्होंने कहा कि छोटे भाई को मैं राजा बनाऊंगा। अब बड़े भाई के पास क्या विकल्प रह गया? बड़े भाई के लिए बोला गया कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं, आपके सामने दो टोकरी रखा जाएगा, उसमें से किसी एक का आप चुनाव करेंगे, उसके आधार पे आपका जो भी किया जाएगा वो होगा। बड़ा भाई बोलता है जो भी आपका डिसीजन होगा आप बताइए, मैं उसको आगे करूँगा। तो क्या किया जाता है, बड़े भाई के सामने में दो टोकरी को रखा जाता है उसके हिस्सा को तय करने के लिए। एक तो होता है चांदी की टोकरी और दूसरी होती है मिट्टी की टोकरी। अब बोला जाता है कि आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कीजिए। तो बड़ा भाई क्या करता है, वो मिट्टी की टोकरी का चुनाव करता है। तो मिट्टी की टोकरी को चुनाव करने के बाद उसके सामने क्या विकल्प बचता है कि आपने मिट्टी की टोकरी का चुनाव किया है, इसलिए आगे आपका कार्य क्या रहेगा, खेती करना काम रहेगा। इसके बाद से जो बड़ा भाई है वो खेती करने का काम करता है। उसके अलावा बहंगी ढोने, बहंगी मतलब होता है पालकी ढोने का काम करता है। आगे उसी तरीके से निरंतर रूप से वो अपना कार्य करता रहता है। और जो छोटा भाई क्या था, वो तो राजा बन गया है, वो अलग ही हो गया। और यही भाई क्या हुआ, आगे नागवंशी बना और ये क्या बना, आगे खड़िया। इस तरीके से ये कथा प्रचलित है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो खड़िया जनजाति के पुरुष हैं उनके समक्ष जो नागवंशी रानियां हैं वो पर्दा करती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नागवंशी रानी जो उनके जो वंशज हैं वो छोटे भाई के वंशज हैं, तो ये क्या हुए, उनके जेठ हुए। इसलिए अभी भी समाज में क्या है, जो बड़े भाई होते हैं जिनको हम जेठ कहते हैं, उनके सामने उनकी जो बहुएं हैं वे क्या करती हैं, सर ढकती हैं सम्मान के लिए। तो ये भी नागवंशी रानियां पर्दा करती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो खड़िया जनजाति हैं वो बड़ा भाई के आगे जो वंशज हुए वो हैं, और जो छोटे भाई हैं वो क्या है, नागवंशी, मतलब छोटे भाई के आगे जो वंशज हुए वो नागवंशी मुंडा थे। इस तरीके से तो एक कहानी है। तो अब कहानी तो समझ आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो खड़िया है वो क्या है, मुंडा समूह की जनजाति। हमने इसके पहले
जितने भी जनजातियां हैं उसको 3 भाषा परिवार में पृथक किया है, क्योंकि जनजातियों को जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तो अलग अलग कारणों से या जनजातियों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, भाषा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, उनके बोली के आधार पे, उनकी संस्कृति के आधार पे, बहुत सारे इसके अंतर्गत पॉइंट हैं। तो हमने जब बोली के आधार पर जनजातियों को वर्गीकृत किया था तो 3 भागों में देखा है। इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार में विभाजित किया है। तो यहाँ पर जो खड़िया जनजाति है वो किसके अंतर्गत आता है? ये मुंडा भाषा के अंतर्गत आता है। मुंडा भाषा को क्या कहा जाता है? कोलेरियन भी कहा जाता है। कोलेरियन का क्या तात्पर्य है इसको आगे हम देखेंगे। कोलेरियन होता क्या है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, कई जगह लिखा रहता है कोलेरियन समूह की जनजाति हैं, तो कोलेरियन मतलब होता क्या है इसको हम आगे देखने वाले हैं विस्तार से। जो खड़िया जनजाति है इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी है इसको देख लेते हैं। उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी एक बार पढ़े रहेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि खड़िया की भी ये उपजातियाँ होती हैं। एक तो होता है दूध खड़िया, ढेलकी, पहाड़ी खड़िया, टुरेंगा खड़िया और मुंडा खड़िया, जिसमें से दूध खड़िया और मुंडा खड़िया ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बाकी जनजाति छत्तीसगढ़ में इनका संकेंद्रण नहीं है। उसके बाद अगर हम भाषा देखेंगे तो जो खड़िया जनजाति है या खड़िया जनजाति है वो क्या करते हैं, वो खड़िया या फिर सादरी बोली बोलते हैं। इसके अलावा देखेंगे इनका कार्य देखेंगे तो कार्य क्या है, ये हस्तशिल्प से रस्सी बनाने का काम करते हैं, मतलब सिंपल से कह सकते हैं ये रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। इनके आराध्य देव देखेंगे तो बंडा देव इनके आराध्य देव हैं। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसमें आपको क्या याद रखना, देखिए थोड़ा सा समय हमको ज़्यादा लगा, थोड़ा समय दे के पढ़ रहे हैं हम, अभी इतना ही विस्तार से पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम रिविज़न करेंगे। तो हम एक एक जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए उसको देखते जाएंगे। यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो वो छूटे ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा भी मैनेज कर लीजिए, वो आप ही के लिए है ना। तो इसमें आपको याद रखना है भाषा क्या है, खड़िया या सदरी, और इनका मेन काम क्या है, आपका रस्से बनाने का। इसके अलावा क्या करते हैं, पालकी ढोने का काम भी करते हैं, है ना। इसका कार्य में भी हमने देखा था, इस पर ट्रिक भी बन चुका है, ट्रिक वाला वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किसी विशेष जनजाति के क्या कार्य है, उस पर को हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जनजाति खैरवाड़ जनजाति। हमने पहले देखा खड़िया या फिर खड़िया जनजाति, दूसरी जनजाति है सरगुजा संभाग की खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति इसके बारे में हम देखते हैं। खैरवाड़, इस जनजाति के लोग अपना मूल स्थान खरियागढ़ को मानते हैं, जो कि कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत आता है, और इनका जो मुख्य संकेंद्रण है वो मध्य प्रदेश और झारखंड में ज़्यादा है। फिर भी चिटपुट जनजातियाँ आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इनका निवास स्थान कहाँ पर है इसको देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर, मतलब आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपका जो झारखंड वाला सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। इसके अलावा अगर हम बिलासपुर वाला क्षेत्र देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो ये आपका झारखंड हो गया, और ये एमपी वाला क्षेत्र हो गया, तो एमपी से लगा हुआ आपका बिलासपुर है। तो इसलिए आपका ये वाला जो झारखंड वाला सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर आते हैं, और आपका एमपी वाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें बिलासपुर आता है, तो यहाँ पर इनका संकेंद्रण है। खैरवाड़ शब्द की उत्पत्ति खैर वृक्ष या उस शब्द से हुई है, और डाल्टन के हिसाब से वे गुण जो खैर वृक्ष से कत्था निकालते थे खैरवाड़ कहलाए। मतलब ये डाल्टन का मत है कि जो खैर वृक्ष से कत्था निकालते थे उनको खैरवाड़ कहा गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो खैरवाड़ हैं वो गुण की उपजाते हैं, पर क्या है बाद में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो कई जगह आप देखें, कई जगह इसके पहले हम देख भी चुके हैं कि जो जनजातियां हैं वो अधिकांश जनजातियां गोंड को अपनी मूल जाति नहीं मानती, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। उसी तरीके से खैरवाड़ भी क्या है, स्वयं को वो स्वतंत्र मानते हैं, और वो उनका मानना है कि जो ये
सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। मतलब ये अपना वंशज किसको मानते हैं, जो क्षत्रिय है उनको मानते हैं। और किसका नाम बोला है, जो हरिश्चंद्र है उनके पुत्र रोहितासव से मानते हैं। मतलब उनकी उत्पत्ति इससे हुई है ये मानते हैं। ये स्वयं खैरवार का कहना है, मतलब जो खैरवार लोग हैं उनकी मान्यता है। अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसके अंतर्गत हैं, अपने नाम में ये सिंह लगाते हैं। जो खैरवार जनजाति है अपने नाम में सिंह लगाते हैं। इनके आराध्य देव देखेंगे तो सिंह बोंगा है, ग्राम बोंगा है और ठाकुर देव है। सिंह बोंगा जिसमें से महत्वपूर्ण है ना। खैरवार जनजाति की जो आराध्य देव है सिंह बोंगा। जाति पंचायत देखें तो इनमें जाति पंचायत पाया जाता है और इनके मुखिया को कहा जाता है महतो मांझी। तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है बैगा। अधिकांश में बैगा ही मिलता है। और इसमें जाति पंचायत को बस याद रखना आपको, जाति पंचायत का है महतो मांझी। इस तरीके से हमने दो जनजाति देख लिया, पहला खड़िया या फिर खरिया, दूसरा आपका खैरवार जनजाति। उसके बाद नेक्स्ट हम जनजाति देखते हैं जिसमें है आपका भूमिया। इसी को भारिया भी कहा जाता है या फिर इसी को कहा जाता है भुइहर। भूमिया, भुइहर, भारिया जनजाति। अब इनकी क्या स्टोरी है इसको भी हम देख लेते हैं। बाकी इसका देखते हैं तो इसका भी स्टोरी हम देख ही लेते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो कहानी प्रचलित है वो ये है कि कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके संबंध में जो भी कहानी आप सभी लोगों को पता है कि जब सेना संगठन की बारी आती है तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कौरव और पांडव दोनों। तो जब बोला जाता है कि दो ऑप्शन रखते हैं, एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूँगा। तो वहाँ पर आपके कौरव लोग क्या करते हैं कि कौरव लोग सेना को मांग लेते हैं और पांडव के लिए क्या बचते हैं, भगवान श्री कृष्ण बचते हैं। इसी तरीके से अन्य राजाओं का समूह को ध्यान में रखते हुए अगर सैन्य बल को देखें तो कौरवों की जो सेना है काफ़ी बड़ी सेना होती है। तो जब युद्ध चलता है तो पांडवों के पास सेना की जो संख्या है वो कम रहती है। तो अर्जुन क्या सोचता है कि भाई हमारे पास सेना कम है तो हम ऐसे में तो हार जाएंगे। तो वो थोड़ा दिमाग लगाता है और वो भारू घास, जो घास होता है, उससे मंत्र शक्ति से उस घास को किस में बदल देता है, मानव में बदल देता है। और वही मानव आगे क्या कहलाए, भारिया कहलाए। ये कथा इनके बारे में प्रचलित है। ठीक है, ये तो हमारी कथा हो गई कि किस प्रकार से जो आपके अर्जुन हैं उन्होंने भारू घास से सेना बनाई या मानव बनाया और वही मानव आगे चल के क्या कहलाए, भारिया। भारिया को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है ना। भारिया उसी को हम कह रहे हैं भूमिया या फिर भुइहर। ठीक है, अब इनका निवास स्थान देखें तो निवास स्थान में सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। मतलब आपका जो सरगुजा संभाग है ऊपरी क्षेत्र, उसके अलावा जो बिलासपुर संभाग है जिसमें आपका बिलासपुर में अधिक है, कोरबा और रायगढ़, जहाँ जहाँ जो जंगली क्षेत्र है जिसको हम कह सकते हैं सिंपल से याद करने के लिए, वहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है। अगर आगे हम देखें कि भारिया की जैसे उपजातियां हैं या भारिया को जैसे हम समझने के लिए देखें तो एक तो भारिया को हम क्या कह रहे हैं, भूमिया कह रहे हैं, उसी को क्या कर रहे हैं, भुइहर कर रहे हैं। और उसी को क्या इन्हीं की जो उपजाति है पंडो भी जो भारिया है उसी की उपजाति है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसमें आते हैं। जनजाति है वो द्रविड़ मूल की जनजाति है। इन्हें भूमिया भी कहा जाता है, हमने देखा भी। और भूमिया का तात्पर्य होता है मिट्टी के देवता। भूमिया अर्थात क्या होता है, मिट्टी के देवता। द्रविड़ मूल की जनजाति है। इसके पहले हमने जो दो जनजाति देखा उनमें से एक पहला वाला क्या है आपका खड़िया जनजाति, आपके मुंडा जनजाति या मुंडा समूह के अंतर्गत आता है। अब इसको हमने देखा क्या है, द्रविड़ मूल की जनजाति है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब हम बोली देखेंगे तो जो भारिया या भूमिया जनजाति है वो भारियाटी या भरनोटी बोली बोलते हैं। निवास स्थान देखें तो जहाँ पर ये रहते हैं, निवास स्थान का तो ये है कि संकेंद्रण हम देखा, स्पेशली जहाँ पर ये रहते हैं उसको कहा जाता है ढाना।
ढाना कई बार क्वेश्चन MCQ में आया है कि ढाना किसे कहा जाता है। ढाना क्या है? भारिया या भूमध्य जनजाति का निवास स्थान है जहाँ पर 2 से लेकर के 25 घर निवास करते हैं, जो एक तरीके से हम छोटा सा समूह कह सकते हैं, कॉलोनी कह सकते हैं, उसको कहा जाता है ढाना। और जो कृषि करते हैं उनको कहा जाता है दहिया कृषि, जो स्थानांतरित कृषि है दहिया कृषि। और इनका कार्य क्या है? ये पेड़ों की छाल से रस्सियाँ बनाते हैं और उनको बेचते हैं, रस्सी बनाने का कार्य है। इसके अलावा आपके रस्सी बनाने का काम और कौन करता था? इसके पहले हमने क्या पालकी उठाने का काम करती है कौन सी जनजाति है? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति क्या है? रस्सी बनाने का काम भी करती है, साथ में पालकी उठाने का काम भी करती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो युवा ग्रह है इसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारिया जनजाति का युवा गृह क्या कहा जाता है? रंगभंग। और इसको ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि वो लंबे समय तक आप याद रख सकें, क्योंकि देखिए इतने सारे जनजाति हम पढ़ते जा रहे हैं ना, एक एक के बाद एक, तो कन्फ्यूजन होता जाता है। जब पढ़े रहते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, इसके लिए ट्रिक की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप पुस्तक को, बुक को बंद करेंगे तो थोड़ा सब चीज़ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो एक बार ज़रूर देखिए वीडियो को, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनके जो आराध्य देव हैं बागेश्वर देव। और ग्राम की सीमा पर आराध्य देव तो बागेश्वर देव हैं, ग्राम की सीमा पर जो ग्राम में निवास करते हैं उनको पता है कि ग्राम की सीमा पर भी पूजा की जाती है। और ग्राम में भी जगह जगह पे चबूतरा बना होता है जहाँ पे ग्राम देवता का निवास स्थान होता है। उसी तरीके से ग्राम की सीमा पर जो देवता होते हैं जिनकी पूजा ये जनजाति करते हैं, भारिया या भूमध्य जनजाति, उनको कहा जाता है मुटवा बाबा। मुटवा बाबा का चबूतरा बना होता है, मुटवा बाबा का चबूतरा ग्राम की सीमा पर। और प्रत्येक ग्राम में मेघनाथ स्तंभ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। एक तो मेघनाथ स्तंभ है और मेघनाथ की पूजा की जाती है ना। तो मेघनाथ स्तंभ बना होता है और होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद विवाह के वरदान के लिए इनके जो देवता होते हैं उनको कहा जाता है भीमसेन देवता। और वृक्ष के नीचे जो समझते हैं कि ग्राम में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होगा, तो उस वृक्ष के नीचे चबूतरा बना दिया जाता है और भीमसेन की पूजा की जाती है। चाहे प्रत्येक विवाह हो, किसी का भी विवाह हो, विवाह के दौरान इनसे प्रार्थना की जाती है और वरदान प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष एक ईद-उल पूजा की जाती है, प्रतिवर्ष ईद-उल पूजा की जाती है। तो ये तो इनके देवता के बारे में हो गया है ना। उसके बाद विवाह में देखेंगे तो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन एक फैक्ट मिला, रजनी बाजी विवाह। इसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। अगर किसी को पता चलता है कि ये जो रजनी बाजी विवाह क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये होता क्या है। मुझे मिला ये जब मैं सर्च कर रही थी कि विवाह के बारे में, तो इनके जो भूमिया या भारिया जनजाति का विवाह है उनमें होता है एक रजनी बाजी विवाह। अब ये विवाह क्या है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद नृत्य देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपका नृत्य। इनमें होता है भड़म नृत्य। और भड़म नृत्य क्या है? सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य, ठीक है। इसको याद रखेंगे, भ से भड़म और भ से भारिया या भूमिया, दोनों भ से आ रहा है तो अच्छे से लिंक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जाति पंचायत देखेंगे तो प्रमुख को कहा जाता है मुखिया। देखिए जितने भी हम जनजाति पढ़ लेंगे ना तो एक बार इसको जाति पंचायत को, जो महत्वपूर्ण जाति पंचायत है उसको तो ट्रिक के माध्यम से हमने याद रखा है। इसके अलावा भी हमने और भी ट्रिक में जो जनजाति देखे हैं उनके अलावा भी हमने देखा है और भी बहुत सारे पढ़ा है। कई जगह मुखिया है, कई जगह गोटिया है, कई जगह सियान है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम एक बार और देखेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है उसको हमने देखा है, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि ये सब कॉमन है। सभी के जाति पंचायत के जो प्रमुख है उसको मुखिया कहा जा रहा है, गौटिया कहा जा रहा है, तो कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक फिलहाल नहीं बना है। तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है भूमिका। इसके अलावा हमने और कौन से जनजातियों में देखा है भूमिका शब्द? इसके अलावा हमने देखा है गोंड और बैगा। गोंड और बैगा में भी जो उनके पुजारी होते हैं या तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं या फिर जो झाड़ फूक करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम भूमिका कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जनजाति मंझवार या फिर मांझी जनजाति। यहाँ पर दोनों को मैंने साथ में ले लिया है। कई बुक में आपको मंझवार जनजाति ही मिलेगा और कई जगह आपको मांझी जनजाति ही मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको समझ लीजिए। है क्या, जो मंझवार जनजाति है वो माझी से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, कोई भी जनजाति जब थोड़ा सा विकसित होता है और समय बीतते जाता है तो बोलता है कि नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं, हम तो स्वतंत्र जनजाति हैं। इस तरीके से प्राय सभी जनजातियों में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए हमने दोनों को साथ में ले लिया है। और उतना महत्वपूर्ण जनजाति तो नहीं है, जनजाति तो महत्वपूर्ण ही है, पर वहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा डिटेल में इस पर हम नहीं जाएंगे। फिर भी हम जो इसके लिए जो कॉमन जानकारी होनी चाहिए हमें, वो हम देखेंगे। तो मंझवार या माझी जनजाति का अगर संकेंद्रण हम देखेंगे सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, मंझवार जनजाति मांझी या मांझिया के नाम से जानी जाती है। और जो मंझवार है क्या है, गोंड, मुंडा और कंवर। मंझवार जनजाति गोंड, मुंडा और कंवर से उत्पन्न जनजाति है, मतलब एक तरीके से ये मिश्रित जनजाति है। किससे बनी है ये, गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति से। जाति पंचायत के मध्य मुखिया के रूप में बैठने के कारण नाम पड़ा इनका मांझी अथवा मंझवार, इसीलिए आगे जाके इनकी जो जाति ही का नाम पड़ गया मंझवार या फिर मांझी। उत्पत्ति के बारे में इसको पहले में बताया कि मांझी से किसकी उत्पत्ति हुई है, मंझवार की, लेकिन अभी वर्तमान में क्या कहते हैं कि पृथक जनजाति के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं। उसके बाद आगे हम देखें कि जो मांझी है उनको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विभेदित किया गया है। कैसे विभेदित किया है उसको देखते हैं। जैसे जनजाति जो माझी है, जो द्रविड़ माझी कहा जाता है जिनको, और जनजाति माझी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति है, जो सरगुजा संभाग में निवास करते हैं, जो माझी जनजाति है मंझवार, वो जनजाति माझी के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम जो कैटेगराइज किए हैं इसको भी। दूसरा व्यावसायिक माझी के अंतर्गत जो ओबीसी वर्ग के माझी हैं वो आते हैं। इसमें भी कई, मतलब जो सरगुजा संभाग में निवास कर रहे हैं वो जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो जनजाति माझी में आएंगे। व्यावसायिक माझी के अंतर्गत ओबीसी हैं, जिसमें जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, केवटा होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो चना या मुर्रा बेचते हैं, बनाने का काम करते हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पदनाम माझी है। पदनाम माझी के अंतर्गत जो प्राचीन समय में जाति पंचायत में मुखिया का काम करते थे, बीच में बैठते थे, तो उनका नाम ही पड़ गया, तो इसीलिए पंचायत का जो मुखिया होता था उसी को पदनाम या माझी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारी जनजाति मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के बारे में इनका निवास स्थान देखेंगे तो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें जसपुर और बलरामपुर है, यहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक मात्रा में है। और इसके बारे में है कि जो अन्य पॉइंट है, स्वयं को ये हुडकू कहते हैं। हुडकू मतलब होता है मानव। ठीक है। और इनमें और है मृतक स्तंभ पाया जाता है। इनके बारे में कोई ऐसी विशेष कहानी तो नहीं है, सीधा हम फैक्ट पे आते हैं ना। तो मृतक स्तंभ पाया जाता है और मृतक स्तंभ को कहा जाता है ग्वार्डिन स्मारक। और प्रत्येक गोत्र का अपना एक स्मारक स्तंभ होता है और जिसका दर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार करना कम से कम अनिवार्य होता है। और इसी से इनके वंशावली चलती है, मतलब एक पहचान होता है, वंश की पहचान होता है। और इसके उपलक्ष्य में जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर साल में एक बार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसको कब्रिस्तान समारोह भी कहा जाता है। इसके अलावा मुंडा जनजाति का देखेंगे आराध्य देव होता है सिंह बोंगा, जो सूर्य देव के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा करते हैं। उसके अलावा जो गांव में चबूतरा होता है या गांव के जो देवता होते हैं उनके निवास स्थान को सरना, अखरा या सागन के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ड याद रखना है कि सरना, एक तो जब हम उरांव जनजाति पढ़ रहे थे तो सरना देवी की भी पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी सरना शब्द आया था। अब यहाँ पर जो सरना है वो क्या है, गांव के देवी देवताओं का स्थान जहाँ पर
उनकी स्थापना की गई है। उसके बाद देखते हैं जो पुजारी होते हैं, पुजारी को कहा जाता है मुंडा जनजाति में पाहन। और जाति पंचायत भी पाया जाता है इनमें। और जाति पंचायत के अंतर्गत जो प्रमुख होते हैं, जिसमें परहा राजा, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये उनके सदस्य होते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है जो पाहन है, इसके अलावा पाहन और परहा राजा शब्द हमने अन्य जनजातियों में भी सुना है। किस में सुना है? हमने उरांव में सुना है। उरांव की जो पुजारी है उसको भी हमने क्या कहा था? पाहन। और जाति पंचायत के जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा था? परहा राजा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इनकी जो बोली होती है मुंडा जनजाति की जो बोली होता है उसको कहा जाता है मुंडारी बोली। ठीक है, इसके अलावा जो हमने सबसे पहले जब शुरुआत किया था तो हमने देखा था कि जो भाषा परिवार होता है तो एक शब्द वहाँ पर आया था और बार बार इसके पहले हमने कई जनजातियों में इसका जिक्र किया है, कोलेरियन जनजाति या कोलेरियन भाषा परिवार के अंतर्गत। तो कोलेरियन का तात्पर्य है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। हुआ क्या कि भारत की जनजातियाँ ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलती हैं और ग्रियर्सन ने इसे कोलेरियन, जिसको हम कोल जनजाति होता है ना, उन्हीं के संबंधित है, कोलेरियन भाषा परिवार नाम दिया था तथा ये इसी नाम से प्रचारित करना चाहते थे। किंतु हुआ क्या, जो फ्रेडरिक मिलर ने इस भाषा को मुंडा भाषा की संज्ञा दे दी, इसीलिए ये मुंडा भाषा परिवार के नाम से ही विख्यात हो गया। और कई जगह हमने यूज़ किया है कोलेरियन, तो कोलेरियन का तात्पर्य क्या है? मुंडा भाषा को ही कहा जा रहा है या कोल भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर अगर आप फिर देखेंगे कोलेरियन मतलब क्या है, मुंडा भाषा परिवार के लिए ही बोला जा रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनजाति है नगेशिया जनजाति। नगेशिया जनजाति उत्पत्ति के बारे में दो कहानियाँ प्रचलित है। एक कहानी ये है कि एक नवजात शिशु है, उसको जन्म के पश्चात वन में ही ऐसे ही फेंक दिया गया था। तो वहाँ से जो मुंडा जनजाति के कुछ लोग थे वो गुजरते रहते हैं तो देखते हैं कि एक शिशु है जिसको ऐसे ही फेंक दिया गया है और उसको जो नाग सांप है वो उसकी देख रेख कर रहा है, मतलब रखवाली कर रहा है। वहाँ पे नाग सांप था, वो उसकी रखवाली कर रहा था। तो मुंडा जनजाति ने क्या किया, उनको उस बच्चे को लिया और उनका पालन पोषण किया। तो बाद में जाके वही जो शिशु था वो नगेशिया कहलाया। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण उसको क्या कहा गया? नगेशिया कहा गया। उसके बाद दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि छोटा नागपुर में निवास करने के कारण इन्हें नागबस्या, मतलब नागपुर का नाग को लिया और नाग मतलब क्षेत्र, नागपुर का नाग, वहाँ पर बस्या मतलब जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, वहाँ पे वास कर रहा है, बसा हुआ है, तो नाग बस्या कहलाया। और वही शब्द आगे बिगड़ते हुए क्या हो गया? नगेशिया हो गया। तो इस तरीके से नगेशिया जनजाति के संबंध में जो प्रचलित कथाएँ हैं, ये दो कथाएँ हमने देखा। उसके बारे में इसके जो महत्वपूर्ण और तथ्य है उसको देखते हैं। इनका निवास स्थान देखेंगे तो इनका संकेंद्रण है सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में। और नगेशिया की जो उपजातियां हैं, नगेशिया के 3 उपजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी तेल्हा नगेशिया, धुरिया नगेशिया और सिंदूरिया नगेशिया। तो ये किस आधार पर इनको विभाजित किया जाता है इसको पहले समझ लेते हैं। जब शादी विवाह किया जाता है तो हमारे यहाँ या सामान्य जनजातियों में भी एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। पहले मतलब शादी फिक्स किया जाता है, फिर लगन किया जाता है, फिर आगे जो प्रोसेस है वो होता है। तो इसमें क्या है, जब सगाई के बाद मांग में तेल लगाया जाता है, तेल लगा के विवाह किया जाता है, केवल तेल लगा के मांग में विवाह किया जाता है, तो उसको तेल्हा नगेशिया कहा जाता है। और तेल की जगह पे अगर धूल का टीका लगाकर विवाह किया जाता है तो उसको धुरिया नगेशिया कहा जाता है। और उसी के स्थान पर अगर सिंदूर लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है सिंदूरिया नगेशिया। तो ये इनकी उपजातियाँ होंगे, तेल्हा, धुरिया और सिंदूरिया। इसके अलावा अन्य और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये देखें
तो बोली देखेंगे तो ये सदरी बोली का प्रयोग करते हैं और मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसको हमने देखा कई जगह, आपको बुक में कोलेरियन भी भाषा परिवार के अंतर्गत लिखा रहेगा, तो ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इनकी पंचायत हम देखेंगे तो जातीय पंचायत इसमें भी पाई जाती है और पंचायत को क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। और तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहा जाता है, देवार। और इसके अलावा भी हमने एक और जनजाति में पढ़ा था, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पहाड़ी कोरबा में कहा था देवारी बैगा, और ये क्या है, देवार। देवार जनजाति भी होता है ना, एक जाति भी होता है देवार। तो तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है देवार, किसमें, नगेशिया में। और पहाड़ी कोरबा में क्या कहा गया था, देवारी बैगा। इसके बाद शिशु जन्म को ये ईश्वर की कृपा मानते हैं और गहिरा गुरु के समर्थक हैं, मतलब सर्वाधिक समर्थक गहिरा गुरु के हैं, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो भक्त हैं वो नगेशिया जनजाति के हैं, गहिरा गुरु को ये मानते हैं। इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत जो जनजातियां हैं उसको देखा। इस तरीके से सरगुजा संभाग के जो महत्वपूर्ण जो 10 जनजातियां थी उसको हमने एक एक करके देख लिया, जिसमें हमने कोरवा को पहले देखा था। इसके बाद आज हमने देखा खड़िया या खरिया, उसके बाद दूसरा हमने देखा खैरवार, फिर तीसरा हमने देखा भूइयार या भूमिया जनजाति, और उसके बाद मांझी और मंझवार को देखा, फिर मुंडा देखा, फिर नगेशिया देखा। पंडो जनजाति हम पहले देख चुके हैं, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। और बिहारी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से सरगुजा संभाग की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद हम देखेंगे जो मध्य आपके छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना सुझाव ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो जैसा भी लगा आप अपना सुझाव और फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।